आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण 5.4। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर वह दिशा बताती हैं जिसमें उस बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई संकेत करती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं? तो इसका उत्तर हमको देना कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, तो अगर हम चुंबकीय सुई रख दें तो जिधर को वो दिशा बताएगी वही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। और कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं। क्या ऐसा भी है? तो हमने ऊपर पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र के केस में हम विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के केस में हम चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कह सकते। हर जगह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं। इसका मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उधर कोई आवेशित कण गति कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जिधर चुंबकीय क्षेत्र रेखा मूव करे उधर ही जो है चुंबकीय बल हो। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हर बिंदु पर वह दिशा बताती हैं जिसमें उस बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो चुंबकीय सुई जो है ये पृथ्वी का जो उत्तर दक्षिण ध्रुव है, तो रखने पर उधर ही घूम जाती है कि पृथ्वी के जो उत्तर दक्षिण ध्रुव पोल है वो पोल को संकेत करती है। तो वही कह रहा है कि चुंबकीय सुई जो है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में ध्यान दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ब्रैकेट में लिखा है हर बिंदु पर वो दिशा बताती हैं जिसमें चुंबकीय सुई संकेत करती है, उस बिंदु पर रखी। तो जिस बिंदु पर चुंबकीय सुई रखी है तो उसकी जो सुई की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताए, ये हर बिंदु पर संभव नहीं है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और बल रेखाएं दोनों अलग बातें हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय बल सदैव B के लंबवत होता है। तो जो चुंबकीय बल है हमारा वो चुंबकीय क्षेत्र जो B होता है इसके लंबवत होता है, जैसा हमने पीछे पढ़ा है बहुत सारे नियमों में। क्योंकि चुंबकीय बल F = Q V क्रॉस B होता है। तो V क्रॉस B है, यानी B और जो बल है वो लंबवत होंगे। अतः B की क्षेत्र रेखाओं को बल रेखाएं कहना भ्रामक वक्तव्य है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनको चुंबकीय बल रेखाएं कहें, ये थोड़ा सा गलत भ्रम पैदा करने वाला विषय। तो इन चीज़ों को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। कह रहा है यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता? तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, वैसी कंडीशन अगर हो जाए कि नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी? तो इस बात को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए पहले चुंबकत्व से संबंधी हम गाउस के नियम के बारे में समझेंगे, तभी ये बात समझ में आएगी। तो देखिए कह रहा है कि चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम यह कहता है कि क्षेत्र B के कारण किसी बंद सतह से, देखिए बंद शब्द जरूर आएगा जब भी हम गाउस की बात करेंगे। तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम यह कहता है कि क्षेत्र B के कारण किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदैव शून्य होता है। ये गाउस का नियम, जिसका हमने एक उदाहरण आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई पाइप है तो उसमें पानी निकल रहा है बाहर, तो जितना आ रहा है उतना निकल रहा है, तो जितना आया उतना निकल गया, तो उसके बीच में कुछ बचा ही नहीं ना, तो शून्य हो गया। तो इसीलिए कोई बंद सतह है
तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदैव शून्य होता है, क्योंकि जो आ रहा है उतना पूरा निकल जा रहा है, तो बचा ही नहीं कुछ। किसी बंद सतह यस के लिए यह इंटीग्रेशन का साइन यस बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 होता है। यदि एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो स्थिर वैद्युतिकी के गाउस नियम के अनुरूप समीकरण के दाईं ओर सतह यस से घिरे एकल ध्रुवों यानी चुंबकीय आवेशों क्यूएम का योग आता, अर्थात समीकरण का रूप तब क्या हो जाता, इंटीग्रेशन का साइन यस, यस का मतलब घिरा हुआ सरफेस, और बी डॉट डी एस इक्वल टू म्यू 0 क्यूएम, जहाँ क्यूएम यस से घिरा चुंबकीय आवेश यानी एकल ध्रुव है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव ये अलग होते, तो जैसे हम विद्युत स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में गाउस का नियम पढ़े थे, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू हो जाती, और फिर इंटीग्रेशन का साइन यस बी डॉट डी एस इक्वल टू जो 0 है। तो यहाँ पर देखिए बंद सतह के लिए ऐसे घेरा बनाना चाहिए, घेरा नहीं बना है, बंद सतह लिखा है केवल। तो जैसे ये फार्मूला आ गया इंटीग्रेशन किसी बंद सरफेस का क्लोज सरफेस का, तो बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 हो गया। तो वही कह रहा है कि यदि एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता यानी दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव अलग अलग होते, तो जैसे स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम था उसी अनुरूप में समीकरण के दाईं ओर सतह यस से घिरे एकल ध्रुवों यानी चुंबकीय आवेशों क्यूएम का योग आता। तब क्या आता, जैसे बी डॉट डी एस लिखा है वैसे Q0 M0 ये इक्वल हो जाते, और ये क्यूएम जो है ये आवेशों का कुल योग है, तो वो आता। और यहाँ पर यस जो है ये घिरा हुआ चुंबकीय आवेश यानी एकल ध्रुव होता। तो यस से घिरा चुंबकीय आवेश यानी कोई सरफेस है उससे घिरे जितने भी चुंबकीय आवेश होते एकल ध्रुव वाले वो सब होते। तो ये चीज़ है। अब देखिए अगला हमसे पूछा जा रहा है सी वाला, कह रहा है क्या कोई क्षण चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से अपने ऊपर बलाघूर्ण आरोपित करती है? क्या किसी धारावाही तार का एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है? तो इस चीज़ को देखिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारे ताकत तो बहुत है, लेकिन क्या हम उस ताकत से अपने शरीर में खुद के शरीर में कोई परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप मोबाइल लिए हैं तो मोबाइल को इधर उधर कर सकते हैं अपने शरीर की ताकत से, अपने शरीर को नहीं। तो उसी प्रकार से क्षण चुंबक पर यह नियम लागू होगा। तो कह रहा है क्या कोई क्षण चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से अपने ऊपर बलाघूर्ण आरोपित करती है? तो नहीं करती है, नहीं। इसी प्रकार से क्या किसी धारावाही तार का एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तार के अल्पांश द्वारा यानी तार के किसी छोटे से अंश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके स्वयं के ऊपर कोई बल या बलाघूर्ण नहीं लगता, लेकिन इसके कारण उसी तार के दूसरे अल्पांश पर बल या बलाघूर्ण लगता है। सीधे तार के विशेष मामले में यह बल शून्य ही होता है। अगर तार सीधा है तो यह बल शून्य होता है। तो जैसा हमने बताया कि आप मोबाइल को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर के किसी भाग को इधर उधर नहीं कर सकते, मतलब अपनी ताकत लगा करके। जैसे अपनी ताकत से पूरा ये जो शरीर है कुल मिला करके जो आपके अंदर बल है, जब तक दूसरी चीज़ नहीं होगी, जैसे गाड़ी है इसको इस तरह समझिए जैसे मोटरसाइकिल है, और पृथ्वी ना होती तो आप मोटरसाइकिल को इधर उधर नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से स्वयं पर स्वयं का वो नहीं होता है। तो वही है कि अगर कोई क्षण चुंबक है तो स्वयं वो अपने ऊपर बलाघूर्ण लगा के उसको नहीं घुमा सकता, वो दूसरे पर, जैसे हम पृथ्वी पर जब बल लगाते हैं तब आगे बढ़ते हैं, तो वैसे समझिए अगर पृथ्वी ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे बल लगा पाएंगे? तो बल दूसरी चीज़ पे लगता है। तो जब बल दूसरी चीज़ पे लगेगा, अगर घूमने लगे तो उसी को बलाघूर्ण कहते हैं।
तो स्वयं को नहीं घुमा सकता। तो वही कह रहा है कि क्या कोई क्षण चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से अपने ऊपर बलागुण आरोपित करती है? तो नहीं करती। क्या किसी धारावाही तार का एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है? तो यहाँ पर कह रहा है तार के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके स्वयं के ऊपर कोई बल या बलागुण नहीं लगता, लेकिन इसके कारण उसी तार के दूसरे अल्पांश पर, जैसे कोई तार है उसका एक भाग मान लीजिए इस तरह बना है, जैसे कोई तार है और इसको घुमा के ऐसे कर दिया जाती है, छोटा सा भाग लिया जाए तो इधर छोटे से भाग पर लगेगा बल, लेकिन पूरे तार की बात की जाए तो स्वयं पर नहीं लगेगा। तो वही कह रहा है तार के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसके स्वयं के ऊपर कोई बला या बलागुण नहीं लगता, लेकिन इसके कारण उसी तार के दूसरे अल्पांश पर बल या बलागुण लगता है। और अगर तार सीधा हो इस तरह से तो सीधे तार के विशेष मामले में यह बल शून्य ही होता है। अब कहाँ लगेगा, कोई उसके अगल बगल है ही नहीं सीधे तार पर, तो ये चीज़ें निकल के आती। अब देखिए डी विकल्प हम देखते हैं। कह रहा है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य हो? तो जाहिर सी बात है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, हम लोग बहुत पीछे से पढ़ते चले आए हैं। गति जब करेगा कोई आवेश तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ। अब अगला कह रहा है कि क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसके चुंबकीय आघूर्ण होगा यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य हो? तो मतलब नेट चार्ज शून्य हो लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट हो। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है संपूर्ण व्यवस्था को देखें तो सभी आवेशों का औसत शून्य हो सकता है, फिर भी यह हो सकता है कि विभिन्न धारा लूपों के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों का औसत शून्य ना हो। हमारे समक्ष अनुचुंबकीय पदार्थों के संदर्भ में ऐसे कई उदाहरण आएंगे जहां परमाणुओं का आवेश शून्य है लेकिन उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। तो ध्यान दीजिए जैसे प्लस माइनस आवेश है, +50 है -50 है, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो जोड़ने पे तो जीरो आएगा, तो योग जीरो होना अलग बात है, लेकिन बल आघूर्ण जीरो होना या चुंबकीय आघूर्ण जीरो होना अलग बात है। फिर वो कैसे सेट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो वही कह रहा है कि संपूर्ण व्यवस्था को देखें तो सभी आवेशों का औसत शून्य हो सकता है, फिर भी यह हो सकता है कि विभिन्न धारा लूपों के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों का औसत शून्य ना हो, क्योंकि जो धारा लूप होंगे, धारा वाले लूप का मतलब जैसे ये है कोई, अब इसमें धारा जा रही है, तो अब हमको देखना पड़ेगा इनका ओरिएंटेशन कैसा है, यानी खाली जगह पे किस तरह से रखे गए हैं। अब उनके रखने पर जो बला चुंबकीय आघूर्ण उनको जोड़ा जाए तो जरूरी नहीं कि औसत शून्य आ जाए। हमारे समक्ष अनुचुंबकीय पदार्थों के संदर्भ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे जहाँ परमाणुओं का आवेश शून्य है लेकिन उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। तो कहने का मतलब आवेश जीरो हो तो चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से सारे विकल्प हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हमारा आ जाता है चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीकरण जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है कि किसी पदार्थ को चुंबक जैसा कर देना, यानी वो किसी पदार्थ को आकर्षित करने लगे या प्रतिकर्षित कर लेने लगे, यह गुण उत्पन्न कर देना, उसमें चुंबकीकरण होगा। तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है पृथ्वी तत्वों एवं यौगिकों की विस्मयकारी विभिन्नताओं से भरपूर है, यानी पृथ्वी में जाने कितने यौगिक हैं, जाने कितने तत्व हैं। पहले तत्व और यौगिक में हम लोग अंतर समझ लें। जैसे अकेला हाइड्रोजन है, अकेला हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा यौगिक है, तत्व है। अगर अकेला हमारा ऑक्सीजन है
ये हमारा तत्व है। अकेला कार्बन है, ये हमारा तत्व है। अकेला नाइट्रोजन है, ये हमारा तत्व है। यानी आवर्त सारणी में जितने भी लिखे गए हैं वो सब तत्व हैं। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन इस तरह से O2 लिख दिया जाए तो ये हमारा यौगिक हो जाएगा। N2 लिख दिया जाए तो ये हमारा यौगिक हो जाएगा। CO2 लिख दिया जाए, मतलब एक से अधिक परमाणु अगर आपस में मिल जाएंगे तो फिर हम उसे यौगिक कहेंगे। हाँ, और कई जगह देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, अब ये H2 हो जाए तो ये तत्व लिखा है, तो ये चीज़ NCERT के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि तत्व हम एकल परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में उन्हीं को कहते हैं तत्व। अगर प्रकृति में हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में H2 के फॉर्म में पाई जाएगी तो तत्व कह सकते हैं। तो इन बातों को समझना है। वैसे जनरली हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, एकल परमाणु जो है वो तत्व है हमारे। तो देखिए कह रहा है, इसके अतिरिक्त हम नए नए मिश्र धातु, जिनको मेटलॉइड कहते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड, यहाँ तक कि तत्व की विश्लेषण करते जा रहे हैं। मतलब नई नई चीज़ें हम लोग खोज रहे हैं। पृथ्वी में अभी पूरी जानकारी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो वही कह रहा है कि आप इन सब पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहेंगे। इनका चुंबकीय गुण कैसा है। प्रस्तुत अनुभाग में हम ऐसे कुछ पदों की परिभाषा देंगे और उनके बारे में समझाएंगे जो इस वर्गीकरण में हमारी सहायता करेंगे। तो कुछ नीचे तत्व ऐसे हैं, उनको वर्गीकृत करके बताएंगे कि इनका चुंबकत्व का कितना पैमाना है, वो आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है, हम यह देख चुके हैं कि परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। तो परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन कहे कि चुंबकीय आघूर्ण होता है। जाहिर सी बात है, घूमेगा तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। पदार्थ के किसी बड़े टुकड़े में से चुंबकीय आघूर्ण सदिश रूप से समाकलित होकर शून्येतर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रदान कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि पदार्थ के किसी बड़े टुकड़े में से चुंबकीय आघूर्ण सदिश रूप से समाकलित होकर शून्येतर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रदान कर सकते हैं। शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, यानी नॉन जीरो। तो कोई चुंबकीय आघूर्ण है किसी बड़े टुकड़े में, और उनको सदिश रूप में अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, समाकलित करें, यानी आपस में समाहित करें, तो जरूरी मतलब बिना जीरो वाला भी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आ सकता है, यानी जीरो ना हो। किसी दिए गए नमूने का चुंबकन M हम इस प्रकार उत्पन्न हुए प्रति इकाई आयतन चुंबकीय परिणामी चुंबकीय आघूर्ण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर हम किसी पदार्थ के कोई नमूना ले लें और उसके चुंबकन M को हमें व्यक्त करना है, तो कह रहा है प्रति इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वर्ड लिखे गए हैं इनके बारे में हमें गंभीरता से समझना है। तो यहाँ पर देखिए, आयतन और क्षेत्रफल दो शब्द होते हैं। कहीं आयतन लिख देता है, कहीं क्षेत्रफल लिख देता है। तो कब क्षेत्रफल लिखेगा, कब आयतन लिखेगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने बना दिया कोई चीज़, इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और ये एक पृष्ठ है जैसे कागज का पन्ना। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जब इसका ऊंचाई है ही नहीं, तो हम इसका केवल क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं, आयतन नहीं निकाल सकते। और जब ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा, यानी इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तभी हम उसका जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि प्रति इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। इसका मतलब है कि जो हम पदार्थ ले रहे हैं उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है,
तो इसलिए आयतन की बात कर रहा है। तो यम इक्वल टू यानी चुंबकन m इक्वल टू स्मॉल एम नेट अपान वी, यानी चुंबकीय आघूर्ण हमारा स्मॉल एम है और उसका प्रति इकाई आयतन वी है। तो इसको हमको समझना है। तो इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि यम एक सदिश राशि है जिसका विमीय सूत्र L इनवर्स A एवं मात्रक एम्पियर पर मीटर है। एम्पियर पर मीटर है, ये चुंबकन M है। एक लंबी परिनालिका लीजिए। तो अगर कोई लंबी धारावाही परिनालिका ली जाए, अब जाहिर सी बात है कि धारावाही परिनालिका का मतलब तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि मतलब क्या होता है। तो ये मान लीजिए कोई पाइप है और इस पाइप में तार लपेट दिया जाए ऐसे ऐसे ऐसे, तो यही धारावाही परिनालिका का काम करेगी। तो वही कह रहा है कि यदि प्रति इकाई लंबाई में n फेरे हों और जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B0 इक्वल टू M0 NI होता है। तो ये फार्मूला भी आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिए। इन्हीं फार्मूलों पे आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये B0 इक्वल टू μ0 NI है। ये लंबी धारावाही परिनालिका यानी सोलिनॉइड का फार्मूला है, जहाँ पर n हमारा फेरों की संख्या है प्रति इकाई लंबाई में। ध्यान दीजिए बटे n L होना चाहिए यानी प्रति इकाई लंबाई। I इसमें प्रवाहित धारा है, μ0 हमारा कांस्टेंट है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि यदि परिनालिका के अंदर शून्येतर चुंबकन का कोई पदार्थ भरा हो, शून्येतर का मतलब नॉन जीरो यानी उसमें चुंबकत्व हो, उसका परिणाम जीरो ना हो। तो यदि परिनालिका के अंदर शून्येतर चुंबकन का कोई पदार्थ भरा हो तो यहाँ क्षेत्र B0 से अधिक होगा। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B0 यानी जो हमने परिनालिका के लिए निकाला है उससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र भी भरा है। तो परिनालिका का तो है ही और प्लस जो भरा है उसका तो जी ज़्यादा हो जाएगा। तो परिनालिका के अंदर परिणामी क्षेत्र B को लिख सकते हैं B इक्वल टू B0 प्लस BM। तो ये हो जाएगा हमारा जो है परिनालिका के अंदर जो पदार्थ रखा है वो जुड़ जाएगा परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र से। तो B बराबर B0 प्लस BM हो जाएगा। कह रहा है जहाँ BM क्रोड के पदार्थ द्वारा उत्पन्न क्षेत्र है, जो उसके अंदर रखे हैं क्रोड, तो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। यह पाया गया है कि यह अतिरिक्त क्षेत्र BM पदार्थ के चुंबकन M के अनुक्रमानुपाती होता है और इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रैक्टिकल के द्वारा ये पाया गया है कि जो क्रोड का चुंबकीय क्षेत्र है, जो अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र BM है, यह चुंबकन M के अनुक्रमानुपाती होता है और इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो BM इक्वल टू μ0M होता है। BM इक्वल टू μ0M है, जहाँ पर ये कैपिटल M हमारा चुंबकन है उस पदार्थ का। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वेयर BM इज द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मैग्नेट मटेरियल को, it turns out that this additional field BM is proportional to the magnetization यानी चुंबकन of the material and is expressed as BM equal to μ0M। तो ये चीज़ हम लोग समझें। जहाँ μ0 वही नियतांक है यानी निर्वात की पारगम्यता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये μ0 वही कांस्टेंट है जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, जो बायो-सेवर्ट के नियम में उपयोग किया गया था। बायो-सेवर्ट के नियम में भी हम लोगों ने इसका उपयोग किया था। अब देखिए कह रहा है कि सुविधा के लिए हम एक अन्य सदिश क्षेत्र H की बात करते हैं जिसे चुंबकीय तीव्रता कहा जाता है।
और जिसको निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित करते हैं। तो सुविधा के लिए हम एक सदिश H की भी बात करते हैं जिसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का मतलब होता है कितना तीव्र है, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी। तो H इक्वल टू B/μ0 - m हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये क्या है? चुंबकीय तीव्रता है हमारा H। तो इसको हम इस तरह से बॉक्स में बंद कर लेंगे जी, इस तरह जी। जहाँ H की विमाएँ वही है जो m की, और इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर। ये तो ध्यान दीजिए, ये चुंबकीकरण का जो मैग्नेटाइजेशन का मात्रक है, यूनिट है, वही हमारा H का चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होगा, क्योंकि है तो वो चुंबकत्व ही ना, उसकी हम केवल तुलना कर रहे हैं कि ज़्यादा है कि कम है, वही चुंबकीय तीव्रता है। तो इस प्रकार से हम कुल चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं B/μ0 H + m। तो B/μ0, जैसे Bm/μ0 m था, वैसे B/μ0 और H + m हो जाएगा। तो पहले देखिए, अलग से एक तरफ से हम लोग समझते हैं कि प्रणालिका के अंदर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो B/B0 + Bm हो जाएगा। अब जो हमारा Bm है, यानी क्रोट के कारण जो चुंबकीय पदार्थ है, उसका फार्मूला Bm = μ0 m है। अब इसके बाद अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, चुंबकीय तीव्रता की, तो H बराबर B/μ0 - m हो जाएगा। और ये H की अगर m से तुलना करें तो जो H की विमा होगी वही m की विमा होगी। और कुल अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B/μ0 प्लस ये जो चुंबकीकरण के कारण है और प्लस जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H है, वो आपस में जुड़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब आगे कह रहा उपरोक्त विवरण में आए पदों को व्युत्पन्न करने से हमें जिस पद्धति का प्रयोग किया है, हमने जिस पद्धति का प्रयोग किया है उसको दोहराते हैं। तो उपरोक्त विवरण में आए पदों को व्युत्पन्न करने में हमने जिस पद्धति का उपयोग किया है उसको हम दोहराते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि प्रणालिका के अंदर के कुल चुंबकीय क्षेत्र को हमने दो अलग अलग योगदानों के रूप में प्रस्तुत किया। पहला बाह्य कारक, जैसे कि प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का योगदान, यह H द्वारा व्यक्त किया गया है। तो देखिए, दो बातें हो गई। जैसे हमारा जीवन है तो कुछ हम करते हैं, कुछ बाहर के लोग प्रकृति करती है, तो दोनों का प्रभाव सम्मिलित होता है। उसी प्रकार से प्रणालिका के अंदर के कुल चुंबकीय क्षेत्र को हम दो अलग अलग योगदानों के रूप में प्रस्तुत करेंगे। पहला बाह्य कारक, जैसे कि प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का योगदान, यह H द्वारा व्यक्त किया जाता है। और दूसरा चुंबकीय पदार्थ की विशेष प्रकृति के कारण, अर्थात m, यानी चुंबकीकरण की जो बात हो रही है। तो बाद वाली राशि m बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित की जा सकती है। यह प्रभाव गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि m = chi/h। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जीवन में दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक तो हम खुद से समझकर परिवर्तित हो जाएं, और दूसरा बुद्ध जैसे महान व्यक्ति हमको मिल जाएं तो उनके चुंबकीय प्रभाव से हमारे अंदर कोई चुंबकत्व यानी अच्छे गुणों का प्रभाव हो जाए। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि दो बातें हैं, एक बाह्य कारक है, एक उसका आंतरिक कारक। बाह्य कारक का मतलब जो प्रणालिका यानी सोलिनॉइड में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसके कारण चुंबकीय प्रभाव, और दूसरा उसमें जो पदार्थ है उसके कारण। तो वही कह रहा है कि प्रणालिका के अंदर के कुल चुंबकीय क्षेत्र को हमने दो अलग अलग दानों के रूप में प्रस्तुत किया। पहला बाह्य कारक, जैसे कि प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा का योगदान, यह H द्वारा व्यक्त किया जाता है। और दूसरा चुंबकीय पदार्थ की विशेष प्रकृति के कारण, अर्थात m द्वारा। तो बाद वाली राशि जो है m बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित की जा सकती है, यानी जो चुंबकीय कारण है इसको बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। मतलब हमारे अंदर जो अच्छे बनने की प्रवृत्ति है वो बुद्ध जैसे बाह्य महान कारक आ जाएं तो हम प्रभावित हो सकते हैं।
तो इस बात को या चुंबकीय कण को हम m=κ/h द्वारा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, काई एक विमाहीन राशि, उसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। यह किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का माप है। तो यह किसी चुंबकीय पदार्थ का पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की माप है। यानी जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप कितना प्रभावित हो रहे हैं, इसकी माप जो है ये हमारा काई है, जो विमाहीन है, इसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेयर काई ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज एप्रोप्रिएट कॉल्ड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति को अंग्रेजी में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। यह किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप। काई बहुत छोटे परिमाण वाली राशि है, यानी इसका परिमाण बहुत छोटा होता है। कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और धनात्मक है, जिन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो ये काई है हमारा बहुत छोटे परिमाण वाली राशि है। काई चुंबकीय प्रवृत्ति है और ये बहुत छोटी राशि है। कुछ ऐसे हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं, जिनमें ये छोटी और धनात्मक होती है, और कुछ पदार्थों के लिए इसका मान छोटा और ऋणात्मक होता है, जिन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में M एवं H विपरीत दिशाओं में होते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं यानी डायामैग्नेटिक है, उनमें M एवं H विपरीत दिशा में होते हैं, यानी M और H अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। समीकरण 5.12 और 5.13 में हम पाते हैं। तो ये जो 5.12 और 5.13 दिए गए हैं, तो इनको अगर आपस में समाहित किया जाए तो B = μ0 1 + κEh, ये फार्मूला निकल करके आएगा। इक्वल टू हो जाएगा μ0 μRh, इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू μH भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखते हैं इसको समझने का प्रयास करना। तो पहले ये फार्मूले को हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं, इन सारी बातों को, ताकि जो है क्वेश्चन जब हम लगाएं तो ये फार्मूले हमारे काम आ सके। अब देखें यहाँ पर नीचे लिखा जा रहा है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो हमारा म्यूआर है, ये म्यूआर = 1 + काई एक विमाहीन राशि, जिसे हम पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। तो इसको भी अंडरलाइन करिए कि जो म्यूआर है, उस म्यूआर का मतलब है कि काई में एक जोड़ दिया जाए। तो काई में जब हम एक जोड़ देंगे तो म्यूआर मिल जाएगा हमको। μ0 हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस था, यानी खाली स्थान की पारगम्यता, जबकि यहाँ पर μr जो है ये 1 + काई है, जिसे हम पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। तो μ0 खाली स्थान यानी फ्री स्पेस की पारगम्यता है, और जो μr है ये चुंबकीय पदार्थ की जो है उसकी चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता है, यानी परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। यह स्थिर वैद्युतिकी के पारगम्यता के समतुल्य राशि है। तो जो स्थिर वैद्युतिकी में जो हम लोग पढ़ते थे पारगम्यता, उसी के समतुल्य राशि है। तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि वेयर μr = 1 + काई is a dimensionless quantity called the relative magnetic permeability of the substance. Relative magnetic permeability of the substance. It is the analog of the dielectric constant in the electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था उसी के एनालॉग है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो यहाँ पर मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के नाम से जाना जाएगा।
द मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस इज म्यू एंड इट हैज द सेम डायमेंशन एंड यूनिट एज म्यू जीरो। तो ध्यान देना है कि जो म्यू जीरो की डायमेंशन है वही म्यू आर की होगी, बस फर्क इतना है कि म्यू जीरो फ्री स्पेस के लिए है, खाली जगह के लिए है, और म्यू आर हमारा किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए। तो म्यू इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर। हाँ देखिए, हिंदी वाली बुक में थोड़ा गलत लिख गया था, वही हम समझ रहे थे कि ऐसा कैसे डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ पर देखिए बी म्यू इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर है, ये लिखा है। हाँ, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया कि म्यू इक्वल टू म्यू जीरो म्यू आर होता है, इसी को म्यू जीरो वन प्लस काई लिख सकते हैं। तो कह रहा है द थ्री क्वांटिटीज काई म्यू आर एंड म्यू आर इंटर रिलेटेड एंड ओनली वन ऑफ द देम इज इंडिपेंडेंट। तो ये आपस में एक दूसरे से मिलती जुल संबंधित हैं। काई म्यू आर म्यू में तीन राशियां परस्पर संबंधित हैं। यदि इनमें से किसी एक का मान ज्ञात हो तो बाकी दोनों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ हमको पता हो तो दूसरे के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। गिवन वन द अदर टू में बी इजली डिटरमाइंड। अगर दो पता है तो एक को हम लोग पता लगा सकते हैं। अब देखें, हमारा आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5.5, इसको देखते हैं। उदाहरण 5.5 कह रहा है एक प्रणालिका के क्रोट में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। आपेक्षिक चुंबकशीलता 400। प्रणालिका के विद्युतीय रूप से पृथक फेरों में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा 2 एम्पीयर की। यदि इसकी प्रति 1 मीटर लंबाई में, देखिए प्रति एकांक लंबाई जो थी ना, तो 1 मीटर में फेरों की संख्या 1000 है। तो एच एम बी एवं चुंबककारी धारा आई एम की गणना कीजिए। सीधा फार्मूले लगाना है। तो देखिए, पहले हमसे पूछ रहा है एच, तो क्रोड क्षेत्र एच क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है ये क्षेत्र जो है, और इसके लिए सूत्र है एच बराबर एन आई। एन फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई में और आई उसमें प्रवाहित धारा है। तो एच बराबर एन आई। ये सारे फार्मूले आप याद करिए। एच का मतलब इंटेंसिटी जो थी, इसको पीछे थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए एच क्या है, जो प्रणालिका के अंदर कोई पदार्थ रखा गया था उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब कि जो करंट फ्लो हो रही है उसमें कितने फेरे हैं उतने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, इसलिए फार्मूला हमारा H इक्वल टू एन आई बन गया। तो H इक्वल टू एन आई, फेरे 1000 हैं प्रति एकांक लंबाई। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गलती है। अगर 2 मीटर लिख दिया होता तो 2000 हम लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 मीटर में 1000 है, तो ये यहीं पे गलती होती है। करंट 2 एम्पियर है, गुणा किया तो 2 × 10 3 एम्पियर पर मीटर हमारा फार्मूला आ गया। जो कैपिटल एम का मात्रक है वही एच का होगा। अब चुंबकीय क्षेत्र बी पूछ रहा है, बी और एम, ये क्रम से देखिए, यहाँ पर बी लिखा है, फिर यहाँ पर पहले बी बता रहा है। क्रम से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए सूत्र है बी बराबर म्यू जीरो म्यू आर एच, या म्यू आर म्यू जीरो एच। तो म्यू आर हमारा कितना है 400। भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता, फ्री स्पेस की म्यू जीरो है, भरे पदार्थ की म्यू आर, तो 400 हो गई। एवं म्यू जीरो फ्री स्पेस है हमारा, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू जीरो अपान 4 पाई जैसे लिखते थे उसी को यहाँ पर म्यू जीरो को डायरेक्ट लिख दिया। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बहुत पहले से हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं। इन टू एच की वैल्यू हमने निकाल ली 2 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तो ये आ गया 1.0 टेस्ला सॉल्व करने पे बी की वैल्यू। अब चुंबकन एम, तो चुंबकन एम का फार्मूला है बी माइनस म्यू जीरो एच अपान म्यू जीरो। अब यहाँ पर देखिए
जो बी है, बी की वैल्यू ये जो है सीधा उठा कर रखेंगे तो म्यू आर म्यू जीरो एच हो जाएगा, माइनस ये वाला म्यू जीरो एच अपान म्यू जीरो। ये सब देखे फार्मूले यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, तो इनको ध्यान देना है। तो ये जितने फार्मूले और नए तरीके के समझ में आ रहे हैं, इनको सबको बॉक्स में आप लोग बंद कर लीजिए, यही डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो बी की जगह रख दिया म्यू जीरो म्यू आर एच माइनस म्यू जीरो एच अपान म्यू जीरो। तो ये आ गया। अब म्यू आर अगर कॉमन ले, म्यू जीरो कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा, यहाँ पर म्यू जीरो से ये म्यू जीरो कॉमन वाला कट जाएगा, तो म्यू आर माइनस एच भी कॉमन हो जाएगा, तो म्यू आर माइनस वन और एच बाहर हो जाएगा। तो सारा इसमें रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए म्यू आर की वैल्यू रखेंगे 400 और एक घटाएंगे तो 399 आ जाएगा, और एच का गुणा है तो एच हो जाएगा। अब ये एच की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखेंगे, गुणा करके तो आ जाएगा लगभग 8 × 10⁵ एम्पियर मीटर। अब अगला आ जाता है हमारा चुंबककारी धारा IM की गणना। तो चुंबकन धारा IM वो अतिरिक्त धारा है, ध्यान दीजिए, चुंबककारी धारा IM की बात कर रहा है, यानी वो जो पदार्थ अंदर भरा गया है उसके कारण। तो वही कह रहा है कि चुंबकन धारा IM वो अतिरिक्त धारा है जो क्रोड की अनुपस्थिति में परिनालिका के फेरों में प्रवाहित किए जाने पर इसके अंदर उतना ही क्षेत्र उत्पन्न कर दिए जितना क्रोड की उपस्थिति में होता है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये गलती ना हो। तो देखिए कह रहा है कि जो चुंबकन धारा है जिसको IM कह रहे हैं, ये एक अतिरिक्त धारा है, एक्स्ट्रा धारा है, जो क्रोड की अनुपस्थिति में परिनालिका के फेरों में प्रवाहित किए जाने पर इसके अंदर उतना ही क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी जितना क्रोड की उपस्थिति में होता है। तो क्रोड जब अनुपस्थित होता है तो उतनी धारा उत्पन्न करेगी जितना क्रोड उपस्थित होता है, यानी दोनों में जो घटाने के बाद धारा आती है उसकी बात हो रही है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो B है ये हमारा फार्मूला होता है म्यू आर एन आई प्लस IM लेने पर, यहाँ पर I हमारा 2 एम्पियर है, ये दिया है I 2 एम्पियर है, B हमने 1 टेस्ला निकाल लिया है। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है IM = 794 एम्पियर। ये 2 एम्पियर है और B हमारा 1 टेस्ला है। तो ये B बराबर म्यू आर एन आई प्लस IM जब लगाते हैं तो B की वैल्यू तो हमको पता है, तो B की जगह 1 टेस्ला लग देंगे। म्यू आर की वैल्यू हमको पता है 4π × 10⁻⁷ ये रख देंगे, और N फेरों की संख्या हमको पता है 1000, वो हम रख देंगे। I करंट जो है 2 एम्पियर है तो ये हम रख देंगे, तो IM हमारा निकल आएगा। सॉल्व करके सारी चीज़ें रख देंगे। B दिया है, म्यू आर यहाँ से रख देंगे, I यहाँ से रख देंगे तो IM हमारा निकल आएगा। N यहाँ से रख देंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो IM आ जाएगा 794 एम्पियर। अब देखिए अगला हमारी हेडिंग आ जाती है पदार्थों के चुंबकीय गुण। पदार्थों के चुंबकीय गुण, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं।